सुबह के करीबन 10 बज रहे थे। काम ढूंढने के लिए गरीब बहू रानी शहर जाती है। वहाँ वो एक मोबाइल का खाली दुकान देखती है जहाँ कोई कस्टमर नहीं था। ये दुकान अभी खाली है, मैं जाके काम के लिए पूछ सकती हूँ। इस तरह सोच के अनामिका उस दुकान में जाती है। उस दुकान में काम करने वाला किशोर अनामिका के वेशभूषा को देखकर, ए क्या यहाँ मोबाइल देखने आई हो या चोरी करने आई हो? दोनों चीज के लिए ही नहीं, काम ढूंढने आई हूँ। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ फिर भी काम नहीं है। बैठकर मक्खी मच्छर भगा रहा हूँ। मक्खी मच्छर भगाने के लिए मैं काफी हूँ। बहुत एनर्जी है मेरे पास, तुम्हारी जरूरत नहीं। वो बात नहीं है, मैं मंदारपल्ली गांव से चल के यहाँ काम ढूंढने आई हूँ। ये बात सुन के किशोर बड़ा आश्चर्य होता है। क्या कह रही हो तुम? मंदारपल्ली गांव तो 5 किलोमीटर दूर पे है। वहाँ से तुम चल चल के आई हो? तुम्हारे पैर लोहे के रॉड से बनाया क्या? उतना सोचने का वक्त नहीं है भैया, मुझे बस काम चाहिए। पिछले 2 दिनों से बस पानी पी के मैं जिंदा हूँ और ज्यादा दिन नहीं चल सकता, इसीलिए मैं काम ढूंढ रही हूँ। बाप रे, सुन के ही मुझे डर लग रहा है। जाओ जाओ। अनामिका आंखों में आंसू लेकर उस दुकान से बाहर निकल आती है। फिर वो सड़क पे पैदल पैदल चलने लगती है। उधर दूसरी तरफ सासू माँ शारदा, पोता हरीश और पोती भाव्या बात करते करते जाते हैं और जाके एक घर के सामने रुकते हैं। उस घर से अखिला नाम की एक महिला बर्तन में चावल सब्जी लेके हाथ में पानी का बोतल लेके निकल आती है। बच्चे खाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ बैठ के खाइए, इतना कहकर शारदा को देख के वहाँ से वो चली जाती है। शारदा एक जगह बैठकर बच्चों को खिलाती है और साथ ही साथ खुद भी खाती है। पता नहीं बहू अनामिका को खाने के लिए कुछ मिला कि नहीं, इस तरह वो सोचती है। उधर अनामिका एक होटल में जाती है। काउंटर पे बैठा भूषण अनामिका को देखकर पूछता है, बताइए क्या खाना चाहती हैं? मुझे कुछ खाने दीजिए अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर कुछ काम है तो कर दूंगी। वो काम करके मैं चावल खाना चाहती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। इस तरह कहने के बावजूद भूषण को अनामिका पर थोड़ी भी दया नहीं आती है। उल्टा उसे गुस्सा आने लगता है और गुस्से से अनामिका से वो कहने लगता है, जाओ जाओ जाओ, यहाँ पे कोई काम नहीं है। इस तरह बहुत चिढ़ते हुए वो कहते हैं। अनामिका उनकी बातें सुन के रोने लगती है और वहाँ से जाने ही वाली होती है। उसी होटल में आई एक ग्राहक सुजाता जो वहाँ पे बैठ के खा रही थी, उसे अनामिका का दर्द समझ में आता है। सुनो, एक बार इधर आना। इस तरह बुलाने पे अनामिका सुजाता के पास जाती है। वो सुजाता के पास जाकर बैठती है। उसके सामने केले का पत्ता लगाया जाता है, उसमें चावल सब्जी परोसा जाता है। अनामिका सुजाता को देखकर रोने लगती है। पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद हम बात करेंगे। इस तरह कहने पे अनामिका सर झुका के धन्यवाद कहती है। खाओ खाओ, मैं भी बहुत गरीब परिवार से आई हूँ, मुझे पता है ये दर्द क्या होता है, चुपचाप खा लो। इस तरह कहने पे अनामिका आंसू पोंछकर खाना खाने लगती है। यहाँ इस महान इंसान की वजह से मेरा पेट तो भर गया, पर वहाँ पे माँ जी बच्चे उन्होंने खाया कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। हे भगवान, उनकी भूख मिटा दे। इस तरह प्रार्थना करके वो खाती है। उधर पेट भर के खाना खाने के बाद हरीश और भाव्या दोनों शारदा का हाथ पकड़ के आगे जाने लगते हैं। पता नहीं बहू को कुछ काम मिला या नहीं। इस तरह सोचते सोचते वो चल के जा रही होती है। उधर सुजाता अनामिका को खाना खिलाने के बाद एक समोसे के ठेले के पास ले जाती है। वहाँ गोविंद समोसा बनाया करता था और अपना ठेला चलाता था। गोविंद सुजाता को बहुत अच्छे से पहचानता था। अरे गोविंद, कैसे हो? ठीक हूँ दीदी, बड़े दिनों से आप मुझे दिखी नहीं, कहाँ गई थी? मेरी बात बाद में करेंगे, पर ये गरीब बहुरानी अनामिका है, काम ढूंढ रही है। तुमने एक बार कर्मचारी के बारे में मुझसे पूछा था ना, इसीलिए मैं इसे लेकर आई, इसे रख लो। आपकी बातों पे कभी ना कहा है, ठीक है अभी इसे काम पे रख लेता हूँ। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। आप जैसे अच्छे लोग अभी भी दुनिया में हैं, इसीलिए शायद बारिश हो रही है, फसल लहरा रहे हैं। आप हमेशा इसी तरह लोगों की मदद करते रहें। सुजाता मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। अनामिका गोविंद के समोसे ठेले पे काम करने लगती है। जो लोग ठेले पे आते थे समोसा खाने के लिए, वो उनसे पूछती थी कितने समोसे खाने हैं, उतने समोसे वो प्लेट में लाके दे देती थी। अनामिका अच्छे से काम कर रही है, ये देखकर गोविंद भी बहुत खुश होता है। थोड़ा समय निकलने के बाद, भैया आज पहला दिन है ना, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी घर जाऊंगी। बच्चे घर पे मेरे लिए इंतजार कर रहे होंगे।
क्या मैं उनके लिए 2 समोसे ले जा सकती हूँ? अरे जरूर अनामिका, 2 क्यों 4 लेके जाओ, रात में वही खा के सो जाना। जरूर, ठीक है भैया। उसके बाद गोविंद 2-4 समोसे अनामिका को एक कवर में दे देता है। अनामिका उसे लेकर खुशी खुशी बस स्टैंड के पास चली जाती है। उधर शारदा भी बच्चों को साथ ले आकर बस स्टैंड के पास इंतजार कर रही होती है। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर सास बहू बातचीत करते हुए घर की तरफ जाने लगती हैं। उधर मंदारपल्ली गांव में अपने मिट्टी के घर के आगे 2 खटिया बिछाकर बाप बेटा प्रसाद और रमेश बैठे हुए थे। एक तो उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला और दूसरा सास बहू अभी तक घर नहीं लौटी है। इस बात से वो दोनों बड़े ही चिंतित हो रहे थे। उसी दौरान सास बहू बच्चों को साथ लेकर घर लौट आती है। जब पता चला अनामिका को समोसे के ठेले पे काम मिल गया है, सभी लोग बड़े खुश हुए। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका घर का सारा काम काज खत्म करके पैदल पैदल अपने गांव से चलते हुए गोविंद के ठेले पे काम करने के लिए चली जाती है। वहां जाकर वो बड़े ही गौर से देखती है कि गोविंद कैसे समोसा बना रहा है अपने ठेले पे। वो सारे स्टेप्स एक एक करके याद कर लेती है। हर दिन काम खत्म करके जब वो घर लौट कर जाती थी तो बच्चे और बड़ों के लिए 2-4 समोसे वो साथ ले जाया करती थी। गोविंद वो सब कुछ लिख के रखता था। इसी तरह 1 महीना निकल जाता है। अनामिका को उस दिन तनख्वाह मिलने वाली थी। तभी घर जाने से पहले, भैया तनख्वाह देंगे तो मैं घर चली जाऊंगी। तनख्वाह? ये क्या कह रही हो? यहाँ पे तुम जो काम करती हो, यहाँ से घर जाते वक्त तुम रोज समोसे ले जाती हो, फिर तुम कैसे तनख्वाह मांग रही हो? ये सुनकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। दुखी होकर, अरे भैया ऐसा ना कहिए, मैं बहुत मेहनत करती हूँ यहाँ, इस तरह मुझे ठगिए नहीं। अरे क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों ठगूंगा? तुम यहाँ पे काम की, उसके बदले में समोसे ले गई, फिर किस बात का पैसा मांग रही हो? कोई पैसा नहीं मिलेगा, जाओ। गोविंद की ऐसी बातें सुन के अनामिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे तो लगा था कि आप मुझे ऐसे ही दे रहे भाई साहब, नहीं पता था कि आप उसके बदले तनख्वाह काट लेंगे। आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो अब बोल रहा हूँ ना, जाओ, अब से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर गोविंद उसे धकेल के वहाँ से निकाल देता है। अनामिका दुखी होकर अपना घर लौट आती है। घर पे सभी लोग इसी बात के इंतजार में थे कि आज अनामिका को तनख्वाह मिलने वाली है। फिर अनामिका शारदा, प्रसाद और रमेश को बताती है कि गोविंद ने किस तरह उसे ठगा है। अगले दिन अनामिका के साथ प्रसाद और रमेश गोविंद के पास जाते हैं और उसे बहुत पीटते हैं, जिससे गोविंद को चोट लगती है। फिर गोविंद गांव के प्रधान चंदन जी के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराता है। प्रधान चंदन जी गोविंद के रिश्तेदार थे, इसीलिए वो अपना नाम सम्मान लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और रमेश प्रसाद को अरेस्ट करवा के लॉकअप में बंद करवा देते हैं। सर, मेरे पति और ससुर जी को छोड़ दीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। हमें पुण्य नहीं चाहिए अनामिका, मुआवजा चाहिए। तुमने गोविंद को मारा, उसके समोसे की गाड़ी को नष्ट कर दिया, उसके बदले तुम्हें मुआवजा देना होगा। बाबू, हम बहुत गरीब हैं, 2 वक्त खाने को नहीं मिलता है, हम आपको मुआवजा कैसे देंगे? मैं तुम्हें आवश्यक राशि दूंगा। तुम एक समोसे का ठेला खोलो, वहाँ समोसे बेचकर तुम मेरा पैसा और गोविंद का मुआवजा चुका दो, बाद में ठेला तुम्हारा हो जाएगा। प्रधान जी की बातें सुन के सास बहू बहुत खुश होती है। उसने चंदन जी के पास से पैसे उधार लिए। चूँकि अनामिका को गोविंद ने पहले ही धोखा दिया था, इसीलिए वो एक बॉन्ड पेपर में इस बार अच्छे से लिखवा के साइन ले ली। फिर वहाँ से वो चली जाती है। ये क्या चाचा जी, इन गरीबों को आपने इतना अच्छा मौका दिया। उन्हें समोसा बनाकर बेचना है, पैसे कमाना है और फिर हमारा मुआवजा चुकाना है। वो समोसे का ठेला फिर तीसरे का होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने जो सोचा है वैसा ही होगा। उनकी बातें सुनकर गोविंद ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। गरीब बहुरानी अनामिका अब गोविंद की जगह अपना समोसे का ठेला लगाने लगी। चूँकि अनामिका का समोसा गोविंद के समोसे से ज्यादा स्वादिष्ट होने लगा, इसीलिए अनामिका के यहाँ समोसा खाने वालों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब उनकी कमाई भी अच्छी होने लगती है। उससे चंदन जी को जो मुआवजा चुकाना था वो जाकर चुका देती है। उसके बाद पुलिस स्टेशन से प्रसाद और रमेश घर लौट आते हैं। अब चूंकि वो गरीब थे, इसीलिए चंदन और गोविंद उन्हें धोखा देना चाहते थे, लेकिन चूंकि अनामिका का भाग्य उसके पक्ष में था, ईमानदार थी वो, इसीलिए
उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो पाया। अनामिका हर तरफ से जीत गई। तब से अनामिका हर दिन अपना समोसे का ठेला लगाती थी, समोसे बेचती थी और उसी कमाई से सुखी सुखी जीवन बिताने लगी। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। एक घर के सामने एक लाल रंग की महंगी गाड़ी आके रुकती है। चमकीले गहने पहनकर कार में बैठी हुई थी सुशीला। उसके बगल में सूट बूट पहनकर बैठे हुए थे उसके पति भूषण। दरवाजे की तरफ सुशीला देखकर कहती है, विवेक, 2 थप्पड़ मारना है तो मारो। हम 1 करोड़ रुपए खर्च करके अनामिका को लेकर आए हैं, ऐसे ही उसे नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ बेटा, 1 करोड़ रुपए में उसकी सास शारदा ने उसे हमारे हाथ भेज दिया था, उसे खींच कर लेकर आओ। इस तरह कहते हैं। फिर उसके घर से विवेक अनामिका का हाथ कस के पकड़ के खींच के उसे बाहर लेकर आता है। अनामिका रो रही होती है। शारदा उसे पीछे से धकेल रही होती है। नहीं नहीं माँ जी, मुझे मत बेचिए। अरे पागल लड़की, 1 करोड़ रुपए लेकर मैंने तुम्हें बेचा है। अगर अभी तुम कहोगी कि मैं नहीं जाऊंगी तो 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ रुपए का पेनाल्टी देना पड़ेगा मुझे। उनके साथ जाओ, वो तुम्हें महारानी की तरह रखेंगे। मैं नहीं जाऊंगी माँ जी, मुझे वहाँ महारानी जैसा नहीं रहना, मैं यहीं पे नौकरानी जैसा रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अनामिका इस तरह विनती कर रही होती है। विवेक उसे खींचे जा रहा था और शारदा भी पीछे से धक्का दिए जा रही थी। क्या विवेक, तुम उसे ठीक से खींच भी नहीं पा रहे हो? ताकत लगा के खींचो। शारदा की बातें सुन के विवेक को बड़ा गुस्सा आया। वो अपना दांत कटकटाने लगा। फिर पूरी ताकत लगा के अनामिका को खींचकर गाड़ी पे लाके बिठाया। ठीक उसी वक्त अनामिका के बच्चे हरीश और भव्या स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। घर से थोड़ी ही दूर पे खड़े होकर वो देखते हैं कि उसकी माँ रो रही है। विवेक गुस्सा करते हुए जबरदस्ती अनामिका को गाड़ी में बैठाता है। फिर बड़े ही गुस्से से हरीश कहता है, अरे मेरी माँ को अभी छोड़ो। इतना कहकर वो अपना लंच बैग को वहीं पे फेंक कर भागते हुए अनामिका के पास आता है। लंबी लंबी सांसें लेकर भव्या चारों तरफ देखती है तो उसे एक पत्थर दिखता है। उस पत्थर को उठा के भव्या भी कार की तरफ भागने लगती है। विवेक जबरदस्ती अनामिका को गाड़ी में बैठा देता है। कार की तरफ भाग कर आया हरीश को शारदा जोर से पकड़ लेती है। भव्या अपने हाथ से पत्थर जोर से गाड़ी की तरफ फेंकती है। विवेक अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। हरीश जल्दी से अपने स्मार्ट वॉच को कलाई से निकाल के विवेक की तरफ जोर से फेंकता है उसे मारने के लिए। वो स्मार्ट वॉच गाड़ी में जाके गिरता है। गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। शारदा उन दोनों का हाथ पकड़ के उन्हें घर पे ले आती है। हरीश और भव्या गुस्से से शारदा को अनाप शनाप बोलते हैं। शारदा भी गुस्से से दोनों बच्चों को दे दनादन पीटती है। बच्चे रोने लगते हैं। शारदा जब मार मार के थक जाती है तब वो उन्हें छोड़ के अपने कमरे में चली जाती है। शारदा भूल गई थी कि उसका मोबाइल फोन नीचे ही पड़ा हुआ है। उस फोन को देखकर हरीश तुरंत अपने पिताजी रमेश को फोन लगाता है। रमेश बस में था। काम के सिलसिले से वो दूसरे शहर में गया हुआ था। हरीश रोते रोते पूरी कहानी बताता है। ये सुनकर रमेश बहुत परेशान हो जाता है। बच्चे, बिल्कुल डरो नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। वैसे तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? दादाजी घर पे नहीं है पिताजी, पता नहीं वो कहाँ गए हैं। ठीक है बेटा, तुम लोग डरो नहीं, मैं घर आ रहा हूँ, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। ऐसा कह के रमेश फोन रख देता है। हरीश और भव्या दोनों रोने लगते हैं। रमेश जल्दी से अपने पिताजी को फोन लगाता है पर उनका फोन कनेक्ट नहीं होता। रमेश बहुत परेशान हो जाता है। बस आगे जाने लगती है। शारदा अपने कमरे में जाके देखती है पूरे बिस्तर पे पैसे ही पैसे हैं। ये देखकर शारदा बहुत खुश हो रही थी। तभी उनके पति प्रसाद गुस्से से आकर कहते हैं, शारदा, क्या जो सुन रहा हूँ वो सच है? जोर से चिल्लाइए मत, मैं बहरी नहीं हूँ। बच्चे हॉल में रो रहे हैं। अनामिका कहाँ गई है? आपको रोते रोते बच्चे ये नहीं बताए कि उसकी माँ कहाँ है, कहाँ चली गई है? हाँ, मतलब बच्चों ने जो कहा वो सच है। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, पर जो मैं कह रही हूँ वो सच है। होश में कह रही हूँ, ध्यान से सुनना। जो पैसे मुझे चाहिए था, 1 करोड़ रुपए के लिए, मैंने अनामिका को बेच दिया। शारदा के इस तरह से कहने पे प्रसाद को और गुस्सा आता है। वो शारदा के गालों पे कस के एक थप्पड़ लगाते हैं। इस बात से शारदा को भी बड़ा गुस्सा आता है और वो हाथ उठाती है पलट के मारने के लिए। तभी, मारो शारदा, मारो। मारने के लिए तुमने हाथ उठाया था ना, मारो। आपको मार के मैं अपनी 1 करोड़ रुपए की जो खुशी है उसे बर्बाद नहीं करना चाहती। देखिए, आपको सब कुछ पता है कि मैं पैसों के लिए कितनी पागल हूँ।
पैसों के लिए मैं कोई भी काम बिना झिझक के कर सकती हूँ। पैसों के लिए तुम इतना नीच काम कैसे कर सकती हो शारदा? अपमानजनक नहीं है, कुछ भी गंदा नहीं है, पैसों का जादू है, बस इतना ही है। अगर आप आए और कहे कि 25 लाख देंगे, तुम अपने पति को बेच दो, मैं बेच दूंगी। छे, तुम कोई इंसान हो? तुम शैतान से लगता है इंसान बनी हो। इस तरह से कहने पे शारदा को प्रसाद अच्छे नहीं लगते। शारदा प्रसाद को धकेल के कमरे से बाहर निकाल देती है और उस कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। प्रसाद दुखी होकर रो रहे बच्चों के पास आते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं। बच्चे रो रही, माँ को कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारी माँ को कैसे भी बचा लेंगे। मैंने बेटे को फोन किया था, फोन करके उसे पूरी बात बताई है, तुम लोग परेशान ना हो। मैंने भी फोन करके बताया, पिताजी लगता बस में है, वो घर आ ही रहे हैं। ये बातचीत चली रही थी, तब तक रमेश घर आता है। बच्चों को रोते देख वो बहुत परेशान हो जाता है। बेटा हरीश, क्या हुआ था? तुम्हारी माँ कहाँ गई? बेटा रमेश, तुम्हारी माँ बहू को 1 करोड़ रुपए के लालच में बेच दी है। ये सुनकर तो रमेश रोने लगता है। आपके जैसे ही था पिताजी, एक लंबा सा आदमी, माँ का हाथ पकड़ के जोर जबरदस्ती उन्हें कार में बैठाया। दादी ने मुझे पकड़ रखा था, नहीं तो मैं भी गाड़ी के अंदर घुस जाता कैसे भी। बच्चे, तुमने देखा था माँ किस तरफ गई है? देखा था दादाजी। चलो चलते हैं, अगर तुम लोग गाड़ी देखोगे तो पहचान लोगे। पहचान लेंगे दादाजी, लाल कार थी। अरे वैसे तो बहुत लाल गाड़ियां हैं। तुमने नंबर देखा था क्या? नहीं दादाजी। पिताजी, अब हम लोग अनामिका को कैसे बचाएंगे? पिताजी, माँ को कौन ले गया, कहाँ ले गया, ये दादी को पता है, हम उनसे जाके पूछ सकते हैं। हम चाहे कितना भी पूछ ले, मारपीट कर ले, तुम्हारी दादी नहीं बताएगी। पैसों के लिए पागल है वो, जानबूझ के उसने बहू को बेच दिया। अब तुम लोग को लगता है वो हमें सच बताएगी? वो तो सच है पिताजी, पर अब हम अनामिका को कैसे बचाएं? बेटा रमेश, देर ना करते हुए चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और कंप्लेन लिखवाते हैं। मैं भी वही सोच रहा हूँ पिताजी, चलिए चलते हैं। दादाजी ने जैसा कहा, नंबर देखा होता तो अच्छा होता। ना ही मैंने और ना ही बहन ने इस बात पे गौर किया, पर गुस्से की हालत में जो आदमी माँ को खींच के लेके जा रहा था उसको मारने के लिए, मैंने अपने स्मार्ट वॉच फेंक के मारा था। वो आदमी तो वहाँ से बच निकला, पर घड़ी जाके गाड़ी के अंदर गिरी। हरीश की ये बात सुनकर रमेश का चेहरा मानो खिल उठता है। बेटा हरीश, हमें पता है तुम्हारी माँ कहाँ है, तुमने अपनी माँ को बचा लिया। उसकी ये बातें सुन के भव्या, प्रसाद और हरीश बड़े आश्चर्य होकर देखते हैं। पिताजी, मैं समझ रहा हूँ आप लोग सब कंफ्यूज्ड है, पर मेरी बात अब ध्यान से सुनिए। बताओ बेटा, हम अब किस तरह से बहू को बचा सकते हैं? पिताजी, अभी हर कोई डरा हुआ है कि गैंग गिरोह बच्चों का अपहरण कर रहा है। हाँ बेटा, ऐसे कई बच्चों को उन्होंने अपहरण किया है। बेचारे बच्चे, पता नहीं उनके साथ वो क्या करेंगे। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, ये सोचकर हमने भी बच्चों को जीपीएस वाली हाथों में घड़ी पहनाई थी। अब उसी जीपीएस घड़ी के द्वारा पता कर सकते हैं अनामिका कहाँ है। कहकर वो सेलफोन निकाल के देखने लगता है। फिर फोन पे देखने पे उसे लोकेशन का पता चल जाता है। प्रसाद, बच्चे, पुलिस को लेकर वो सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं। वो एक शादी का मंडप था। वहाँ पे विवेक और अनामिका बैठे हुए थे। अनामिका रो रही थी। शादी के सेट पे अनामिका को देखकर बच्चे माँ माँ कहकर उसके पास भागते हुए जाते हैं। बच्चों को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। विवेक, सुशीला और भूषण तीनों कार में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। मुझे आशा नहीं थी कि मैं आपको फिर से देख पाऊंगी। इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, बच्चों का है। इसके लिए बच्चों को शुक्रिया अदा करो। इस तरह कहकर सभी लोग अनामिका को लेके अपने घर लौट आते हैं। घर पे आके देखते हैं कि शारदा घर पे नहीं है। ढूंढने पर भी शारदा कहीं नहीं मिलती है। अभी कहाँ जा सकती है? पैसों के लिए ऐसा कर सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। कहीं भी जाए उसे घर लौट के आना ही होगा। चाहे कितनी भी देर हो, मैं नहीं सोऊंगा। शारदा आने के बाद उसकी पिटाई करूंगा, उसके बाद सोऊंगा। वो कह ही रहे थे, तब तक रमेश का फोन बज उठता है। हेलो माँ, तुम कहाँ हो? जब तुम अपने बेटा और बेटी को लेकर ढूंढने के लिए निकले, तभी मैं समझ गई थी कि तुम अनामिका को घर जरूर वापस लेकर ही आओगे।
ये भी लगा था कि घर लौटने के बाद तुम लोग मेरे साथ खेल खेलोगे। मेरा संदेह भी सही था, इसीलिए 1 करोड़ रुपए लेकर मैं बहुत दूर चली गई हूँ। आज के बाद से मैं उपलब्ध नहीं हूँ। तुम लोग हमेशा खुश रहना। तुम्हारी माँ शारदा। इतना कहकर शारदा फोन रख देती है। रमेश फिर से फोन लगाता है पर फोन कनेक्ट नहीं होता। फोन कट होने का आवाज आता है। तब से रमेश कहीं और ना जाके अपने परिवार के साथ वहीं रहकर जिंदगी गुजारने लगा। पर शारदा 1 करोड़ रुपए लेकर कहाँ चली गई, इस बात का किसी को नहीं पता चला।